अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे कल जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत होनी है। मामला, जैसा कि आपको मालूम है, मखसूस नशिस्तों का मामला है कि आपको मालूम है कि पीटीआई से जो है वो इलेक्शन सिंबल ले लिया गया 13 जनवरी के फैसले के तहत। सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला, जिसमें कहा गया कि पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुई है, उसके कॉन्सिक्वेंस में जो है उनको पार्टी सिंबल नहीं दिया गया। और आपको याद होगा कि ये रात को तकरीबन 10:30-11 बजे फैसला आया था कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुई है। और उससे कोई तकरीबन आधा पौना घंटा बाद जो है वो रिजर्व जो सिंबल हैं मुख्तलिफ, वो पीटीआई वालों को देने शुरू हो गए थे इलेक्शन कमीशन वाले। तो उससे लाइन और लेंथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अदालत, इलेक्शन कमीशन और जो भी और भी रेलिवेंट लोग थे, तो मखसूस ने जो है वो जब पीटीआई के जितने कैंडिडेट थे उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, लेकिन इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी शॉकिंग रहा। जो एंटी पीटीआई कुव्वतें हैं जो भी हैं, तो उसके बाद ये हुआ कि पीटीआई की जो लीगल टीम है उसने उसमें डिवाइड ये था कि जी कहाँ हमें वादुल मुस्लिमीन जाना चाहिए या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल या किसी और में जाना चाहिए। तो वादुल मुस्लिमीन के मुखालिफ में कोई केपी के कुछ एमएनएज वगैरह जो सरकर्दा लोग पीटीआई के थे, तो आखिर में ये डिसाइड हुआ कि जी हमें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में ज्वाइन कर लेनी चाहिए और मखसूस नशस्तों के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो सरबराह हैं साहबजादा साहब जो फैसलाबाद से, वो ख़ुद आज़ाद इलेक्शन लड़े और जीते। तो ये हुआ कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में ये गए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में रजिस्टर्ड पार्टी तो डिक्लेयर हो गई, इनलिस्टेड पार्टी, लेकिन इनको मखसूस नशिस्तें इस वजह से नहीं मिली कि आप इनलिस्टेड इस वजह से नहीं है कि आप कंटेस्टेड पार्टी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि जी पीटीआई को तो सीटें नहीं मिल सकती, क्योंकि ये नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो जिस पे पीटीआई के एमएनए ने ज्वाइन किया था, इनको रिज़र्व सीटें नहीं मिल सकती, क्योंकि जो है इन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, एक सिंबल नहीं था, तो हर लिहाज से जो है ये एलिजिबल नहीं है। और ये है कि जो इनकी सीटें हैं 78 सीटें, 78 सीटें हैं, ये दूसरे जो जमातें हैं उनमें माल गनीमत तकसीम किया जाए। इस मामले पे एक मेंबर जो इलेक्शन कमीशन की उसने इख्तलाफ किया और इवन इतला दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो लीगल विंग है वो भी कहता था कि जी ये क्या, कि जो अब ये बात हो रही है कि एक मैंडेट है एक पार्टी का या जो भी, उस मैंडेट से ज़्यादा कैसे उसको सीटें दी जा सकती हैं। अब जो है वो एक सीट केपी में कोई असम्बली 2 सीटें हैं किसी की जनरल सीटें, अब उसको 6 हम रिज़र्व सीटें कैसे दे सकते। खैर हो गया 4-1 से फैसला। पेशावर हाई कोर्ट में यूनानिमसली इलेक्शन कमीशन का फैसला अपल्ड हुआ। उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि लीगल टीम जो पीटीआई की थी उन्होंने काफ़ी ब्लंडर किए। फिर उसके बाद कोई ऐसा भी था कि एक वकील साहब पीटीआई के थे, और आपको पता है कि रमज़ान का महीना था, तो पीटीआई के वकील साहब जब खुद अदालत चल रही थी तो उन्होंने कहा जी मुझे ज़रा, क्योंकि वो सफ़र में थे या जो भी बीमार होंगे जो भी, तो उन्होंने कहा जी मुझे ज़रा टाइम दे, मैं पानी पी लूँ। तो ये चीज़ें भी आपको पता है केपी का एक कल्चर है, केपी में खैबर पख्तूनख्वा में आप इस तरह की बात कि रमज़ान में है और अगर आप कहें कि जी थोड़ा 2 मिनट ठहरें जी मैं पानी पी लूँ, तो ये चीज़ जो है ये वहाँ बड़ी फ़ील हुई है। मैं आपको बता दूं कि बड़ी फ़ील हुई वहाँ के वकीलों में, आगे पीछे, यकीनन जजेस में भी हुई होगी। तो इस किस्म की ये है। फिर ये है कि जजेस जो हैं वो वेट कर रहे थे, अभी जी अभी वकील आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं जी, बाबर रमान आ रहे हैं, अली ज़फ़र आ रहे हैं, कोई और आ रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो है ये सीरियस तरीके से केस पेशावर हाई कोर्ट में कंटेस्ट नहीं किया गया। फिर ये भी कहा गया कि जी ठीक है जी हमें ना दें फिर इनको भी ना दें। जब आधा केस आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। फिर ये हुआ कि जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि फैसल सिद्दीकी को वकील एंगेज किया गया। फैसल सिद्दीकी जो हैं वो बड़े प्रोफेशनल वकील हैं, अच्छी रेपुटेशन है, वकील जजेस में भी उनकी काफ़ी एक रिस्पेक्ट है। वकील की चॉइस अच्छी ली गई पीटीआई की तरफ से। पहली दफ़ा उन्होंने पीटीआई की जमात से एफिलिएटेड जो है वो वकील से हट के, पंजाब से हट के कोई एक कराची से जज वकील लिया, और उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने में मिल रहा होगा कि उन्होंने कितना प्रोफेशनली इस केस को चला रहे हैं।
तो अब रिज़र्व सीट का जो है वो फिर जैसे पहले लीव ग्रांट हुई 3 जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने लीव ग्रांट की, और उन्होंने उनका ये था कि जी ये जो पीपल मैंडेट है दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट। अगर एक जमात का मैंडेट नहीं है तो उसके बंदे उससे ज़्यादा रिज़र्व सीट उनको कैसे मिल सकती। तो लीव ग्रांट हुई, मामला कमेटी को गया, कमेटी में फुल कोर्ट का डिसाइड हुआ कि जी फुल कोर्ट बनेगा। अब फुल कोर्ट जो है वो उसकी समातें हो चुकी हैं, और अब जो है वो सोमवार को सारा दिन 9:30 बजे से लेके अनवर्ड जो है वो फुल कोर्ट ने समात करनी है 13 जजेस ने, और फिर मंगल को करनी है, और मंगल को कंक्लूड करके गालिब इम्कान है कि शार्ट ऑर्डर जारी हो जाएगा। और इस पे हमने बात भी बड़ी डिटेल से की कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, तकसीम क्या है। देखें, आज इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराया है। इलेक्शन कमीशन का जवाब आपने देखा होगा कि वो एक टेक्निकलिटीज़ पे है, बुनियाद पे। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मेरा ख्याल है कि उनको ये देखना है कि फेयरनेस के तकाज़े पूरे करने हैं। अब ये एक बात तो जहन में रखनी चाहिए कि जो इलेक्शन हुई है उसमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पीटीआई करती है, उसमें किसी हद तक वज़न तो है कि उनको ना रैलियाँ करने दी गई, ना उनको जलसे करने दी गई, जिस तरह सिंबल छीना गया या जो भी जो किया गया वो। अब जजेस जो बात चीफ जस्टिस काजी फैसला कर रहे थे ना कि जी ये जजेस जो हैं इन्होंने नहीं, इनके जो ये पीटीआई के कैंडिडेट थे इन्होंने बल्ला मांगा क्यों नहीं, बल्ले का निशान सब मांगते तो उनको मिल जाता। अब उस वक्त उनको जस्टिस हसन रिजवी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा जी फिर उस वक्त एक बल्लेबाज भी आया था, उसके साथ क्या असर हुआ था। तो ये जजेस को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि वो इटली या फ्रांस से नहीं, वो पाकिस्तान में थे, और इधर ही उनको मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन में जब 5 दिन में 3 सज़ाएँ हुई, सब कुछ पूरी स्टेट मशीनरी और जो भी हालात चल रहे थे उसमें इलेक्शन लड़ा गया। अब इसमें अगर कोई कहे कि जी नहीं इस तरह नहीं, तो फिर ये गलत होगा। तो अब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का जवाब है उसमें अगर आप देखें जस्ट 2-3 मोटी बातें हैं। सिकंदर बशीर मोमन उनके वकील हैं। आपको याद होगा जब ये पनामा का केस चल रहा था तो सिकंदर बशीर जो थे ये, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के ये मेन एडवाइज़र हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, और उनके सारे केसेस वही करते हैं। तो सिकंदर साहब जो थे ये पनामा में जो पीटीआई की लीगल टीम को मेन असिस्ट ये करते थे, और मैंने कानों से सुना कि इमरान खान ने कहा कि ये बहुत बड़े वकील बनेगा ये सिकंदर, बड़ी तारीफ़ें होती थी सारा कुछ, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ही सारा पनामा का जो डॉक्यूमेंट बाहर से मंगवाने, लीगल स्ट्रेटजी सारा कुछ वो कर रहे थे। तो ये सिकंदर जो थे ये सारा कुछ कर रहे थे, तो इमरान खान इनसे बड़े मुतासर थे। तो अब ये सिकंदर साहब जो हैं ये एक और इनका ये है कि ये जो जस्टिस काजी फैसल जिस फार्म को चला रहे थे, जब वो चले गए उसके बाद इन्होंने ये फार्म भी कराची में कुछ अरसा रहे, कोई 3-4 महीने 5 महीने उन फार्म में भी काम किया। तो सिकंदर साहब जो हैं ये जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, बड़े यंग, हाफिज़ पीरज़ादा साहब के जूनियर थे। और जो मज़े की बात है कि जो 2013 की रिगिंग के लिए इंक्वायरी कमीशन बना था, वो इंक्वायरी कमीशन में जो पीटीआई के वकील थे वो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा थे। जहांगीर तरीन साहब ने उनको लाए थे, और अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब को जो मेन जो पूरा उनको केस तैयार करते थे वो सिकंदर बशीर मोमन थे। तो ये बड़े पीटीआई की सकाफत जो कल्चर है उसका भी सिकंदर बशीर को पूरी आगाही है। तो ज़ाहिर बात है वो तो वकील हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने उनको इंगेज किया है। तो अब इलेक्शन उनकी जो मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनका जो जवाब है उसमें एक चीज़ है कि जी जो क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है ये इंलिस्टेड पार्टी, क्या ये कंटेस्ट ये इसको रिज़र्व सीटें मिल सकती हैं। तो उन्होंने बताया कि रिज़र्व सीटें किन किन को मिल सकती हैं, उसकी उन्होंने बताई कि जी वो एक सिंबल पे लड़ें उनके कैंडिडेट, फिर उनको जो है वो कोई कंटेस्टेड कैंडिडेट हों, यानी कंटेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, कोई जीतना ज़रूरी है, कोई 1-2 एमएनए होने लाजमी होने चाहिए, वो कंटेस्टेड पार्टी जो होगी वो उसको रिज़र्व सीटें मिलेंगी। ये उनकी इंटरप्रिटेशन है। दूसरा उनका ये है कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो आइन है वो जो आर्टिकल 11, 20, 25 के मुतसादिम है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ मुस्लिम ही पार्टी का मेंबर होगा। तो यहाँ जो है ये जो इस तरह जो हो गया है, तो ये जो रिज़र्व सीट है उनको मिलना ये इस वजह से वायलेटिव है कि उनका आइन का उनके जो आइन की सेक्शन 3 है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, वो ही
गैर आइनी है। अब बात ये होती है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आइन ही गैर आइनी है तो आपने इसको इनलिस्ट कैसे किया, पार्टी माना कैसे? ये पहले तो बात ही है कि पीटीआई ने यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन ने इनलिस्ट कैसे किया, उनको रजिस्टर क्यों किया? ये बात कोई नहीं पूछेगा कि भाई अब हो गए। तो उनकी सारी बातें टेक्निकलिटीज़ पे मबनी हैं कि जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जितने भी हैं वो अगर एक पार्टी ज्वाइन करें और उनका कोई तो उनको उनकी पार्टी ज्वाइन करने से उनको रिज़र्व सीटें नहीं मिल सकती। रिज़र्व सीटों की पहले लिस्ट लेनी चाहिए। ये वो प्रोसीजर और पे बात हो रही है ज़्यादातर उनकी कि जी ये इस तरह है, कंटेस्टेड नहीं थी, ये थी, इस वजह से ये इनको मान। अब ये टेक्निकलिटीज़ हैं। मे बी मुनीर, जैसे मुनीर का अगर आप जजमेंट पढ़ें वो जिसकी वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वाला जो भी, तो वो भी टेक्निकलिटीज़ पे मुबनी था। उसमें भी अगर देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल टेक्निकलिटीज़ पे में भी फैसला किया। अब आखिर में जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने बुक भी लिखी। अगर अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने ओथ लिया हुआ है टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जमहूरियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। जमहूरियत में ये है कि जिसका मैंडेट है वो मैंडेट मिलना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि टेक्निकलिटीज़ में गलतियाँ हुई और इस वजह से जी एक जमात को उनकी जो रिज़र्व सीट हैं दूसरों में माल गनीमत में तकसीम कर दें तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर टेक्निकलिटीज़, अब ये है कि ये दूसरी बात ये है कि जी ये बहुत से लोग कहेंगे कि जी कानून और प्रोसीजर और का फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, अगर वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर जो फॉलो नहीं करता वो बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या उस वक्त जजेस को हालात का आगाही नहीं है कि जनवरी दिसंबर में जो क्रैकडाउन चल रहा था पीटीआई के साथ, पीटीआई के हवाले से जो कुछ चीज़ें चल रही थी उनको ज़हनों में नहीं रखना चाहिए कि जी ये जो है वो किस तरह जो है वो उनको, जो आप कहते हैं कि जी वहाँ लिस्ट पहले क्यों नहीं जमा कराई। अब कुछ लोग कहते हैं जी वो पीटीआई वालों ने अप्लाई क्यों नहीं किया जब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे तो पीटीआई के लिए वो सीटों के लिए उनको, क्योंकि जस्टिस जमाल मंदोखेल का बार बार का ये है कि जी ये पीटीआई का मैंडेट है, पीटीआई के वोटर ने वोट दिया है तो ये पीटीआई को सीटें मिलनी चाहिए। अब आप अगर इनको इस वजह से महरूम कर रहे हैं कि जी पीटीआई ने दरख्वास्त नहीं दी और अब दे मिस द ट्रेन और ये है वो है, तो ये फिर मेरा ख्याल है कि वही बात है कि फिर उसकी वजह तो जनवरी 13 का आर्डर है जो जस्टिस काजी फैसा का है, जिसकी वजह से हम मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैसा को जितना डेंट और जितना इस मुल्क की जमहूरियत को और इस पूरे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को ख़राब किया वो जनवरी 13 का आर्डर है। जनवरी 13 का आर्डर जो है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि जी अब जो है वो किसी सियासी जमात को आपने वो रजिस्टर्ड है, वो बैन नहीं है, सिर्फ वोटर जो है वो उसकी आपने जो है वो सिंबल, पार्टी सिंबल छीनने के बाद जो पीटीआई के कैंडिडेट ने रुजू किया इलेक्शन कमीशन से कि हमें पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट की। अब जस्टिस काजी फैसा कहते हैं कि हमारे फैसले जो है वो मेरा जो जनवरी 13 का हमारा जो फैसला है उसको गलत इंटरप्रिटेशन की गई। अगर गलत इंटरप्रिटेशन की जा गई है तो आपको 100 मॉडल लेना चाहिए था, आपके सामने रिव्यू पिटीशन पेंडिंग थी वो कर लेते, सलमान अकरम राजा की पिटीशन थी वो टेकअप कर लेते, और कई तरीके होते। आप वेट करते रहें और अब क्योंकि अब जो है वो जस्टिस काजी फैसा ने 2 दिन, जैसे मुनीब अख्तर, ज़ाहिर बात है जैसे मुनीब अख्तर जिल्टेड तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन वैसे ज़ाहिर बात है उन्होंने तो बात करनी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो गलत तरीके से जो है वो इलेक्शन पीटीआई को डील करके उनको लिस्ट जो है वो जिस तरीके से डील किया उनकी, तो उस पर ज़ाहिर बात है मेन वजह इलेक्शन कमीशन कहती है जनवरी 13 का आर्डर है। और जनवरी 13 के आर्डर की ज़रा हल्की सी भी बात हो जस्टिस काजी फैसा उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात तो है कि उनको एक्सप्लेन करना मेरा ख्याल है उनके लिए जस्टिस काजी फैसा और मेंबर जजेस के लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि वो अपनी गलती को इस वजह से दुरुस्त करेंगे, उसकी कॉन्सिक्वेंस वो जो समझते हैं कि हमारी इंटरप्रिटेशन गलत की गई, तो इलेक्शन कमीशन ने गलत की, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने गलत की, उसका लोगों को क्यों खमियाजा भुगते। मेरा ख्याल है कि अगर वो इस टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे वो समझते हैं कि जी रिज़र्व सीटें सियासी जमातों को मिलनी तो ठीक है दे देंगे, लेकिन इसकी एक तो बात यह है कि लीगली देखा जाए ना कि इस फैसले का वो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जमहूरियत का क्या है कि अगर रिज़र्व सीटें पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती हैं और दूसरों में तकसीम हो जाती हैं तो उसका जमहूरियत पे कितना असर पड़ेगा, ये एक बड़ी बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिस पे सारी इस वक्त सियासत रुकी हुई है।
ये याद रखें कि इस सेटअप को अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अलाउ कर दी तो ये जजेस जो कह रहे हैं ना कि इनको 2-2 साल मिलेंगे, ये 2 साल क्या, इनको 10 साल भी मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से प्लान हो रहा है कि जजेस की रोटेशन होगी, इनकी जुरिडिक्शन को कटेल किया जाएगा और मामलात हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये फिर अगर फुल कोर्ट है और सारे जज, ये कोई CRPC PPC वाले जजेस नहीं, इनको ने देखना है मुल्क की जमहूरियत को बचाना है। और सुप्रीम कोर्ट पे बड़ी एक है, इसमें कोई शक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इलेक्शन कमीशन, ये वो। लेकिन इलेक्शन कमीशन आखिर में एक ही बयान आएगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी, उनको अगर श्योरिटी ना होती कि ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट से इंडोर्स ना होते, वो कुछ भी ना करते और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाएंगी। देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का मूड कोई थोड़ा देखते हैं, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सब पे तब्दीली आती है। जब सुप्रीम कोर्ट खामोश हो किसी मामले में तो इलेक्शन कमीशन और दूसरों को ज़रूरत ही नहीं है इस मामले में पढ़ने की। और इस वक्त तो वैसे ही सेम पेज चल रहा है जो भी सूरत हाल है। तो अब ये है कि जो PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर जी उन्होंने ये गलतियाँ की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कंटेस्टेड नहीं है, इन चीज़ों में चले गए, जिस तरह PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलीगल जस्टिस काजी फैसल ने डिक्लेयर किया, टेक्निकलिटीज़ में या प्रोसीजर में चले गए, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस कमज़ोर है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन लेंथ से चीज़ों को देखा और कहा कि जी ये पीपल का ये मैंडेट PTI का है, PTI को मैंडेट के मुताबिक जो है वो उनको रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए, ये एक मोटा सा असूल, सादा सा असूल है। और वो ये है कि जी जो मैंडेट है उसके मुताबिक, जिसका मैंडेट है उसको रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। अगर इस तरीके से किया गया कॉन्स्टिट्यूशन लेंथ से, तो फिर तो दो यानी बिल्कुल केस बड़ा आसान है, फिर तो PTI के हक़ में है। लेकिन जैसे मैंने बताया टेक्निकलिटीज़ में पड़ गए तो फिर मुश्किलात होंगी, क्योंकि टेक्निकल, ये तो जजेस के देखने का तरीक़ाकार है। देखें, जजेस के पास दोनों किस्म के आर्गूमेंट होते हैं, वो जो अब ये है कि उनका दिल कहाँ खड़ा होता है। एक तीसरा पॉइंट ये भी है जिस पे बात हो रही है कि जी क्या, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने एक पार्टी ज्वाइन की तो क्या उनको रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। एक ये भी फैसला हो सकता है, मे बी आखिर में ये हो, जब मेजॉरिटी ना बने तो ये भी एक पता फेंका जा सकता है कि जी जो है वो जो हम ये करते हैं कि जी किसी को भी नहीं देते रिज़र्व सीटें, जो इलेक्शन कमीशन ने दूसरों में माले गनीमत में बांटी, ये भी गलत है। PTI और सुन्नी इत्तेहाद को भी नहीं मिल सकती, अगर मिलनी है मिल सकती हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन करके, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लीगल कवर लें कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ है कि जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो एक पार्टी ज्वाइन करते हैं उसके बाद वो एक जो है वो उनको रिज़र्व सीट मिल सकती है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करके और दूसरों को महरूम करके फिर ये हो सकता है कि जी सारे आपस में बैठ जाएं, PTI वाले, सुन्नी इत्तेहाद, यानी अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, नून लीग, पीपल्स पार्टी, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो और उसमें सारी बातें भी हो जाएं, जजेस की 2-2 साल की बात भी हो जाए, तो ये एक ऐसा हल है कि आखिर में ये होगा। पहले अब देखते हैं कि इसमें जस्टिस काजी फैसल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि उनका क्या रोल होगा। दूसरा जो है वो एक हम देख रहे हैं कि PTI की एक और ब्लंडर मेरा ख्याल है कि है, आज रऊफ़ हसन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जस्टिस काजी फैसल पे अदम एतमाद किया। जब ये केस शुरू होने वाला है तो इस किस्म की क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा ब्लंडर है PTI की तरफ से। अगर आपने इतना सब्र किया है तो 2 दिन और सब्र कर लेते। अब हर जज का मिजाज है, अगर आप समझते हैं कि जस्टिस काजी फैसल को इस तरह की हरकतों से, इस किस्म की प्रेशर में डाल लेंगे, वो आपकी ख़याली है कि जस्टिस काजी फैसल पे कहेंगे जी वो बायस हैं, तो वो अगर हों भी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। ज़ाहिर बात है, वो हर जज की अपना मिजाज है। जो लोग जस्टिस काजी फैसल को समझते हैं, वो जानते हैं, वो उनको मालूम है कि जस्टिस काजी फैसल अकेले रह जाएंगे, पूरी दुनिया से में अकेले रह जाएंगे, लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि उनको प्रेशर में डाल के, तो ये मेरा ख्याल है कि ये ब्लंडर है। और फिर जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि जी जस्टिस गुलजार का वो 5 रुकनी जजमेंट है कि जी जस्टिस काजी फैसल इमरान खान के मुतल्लिक़ा केसेस में ना बैठे। अच्छा, एक तो वो जजमेंट नहीं है, उस जजमेंट को अगर आप पढ़ें उसमें जस्टिस काजी फैसल जो चीफ जस्टिस, वो जजमेंट मज़े की बात है, वो तहरीर गुलजार साहब ने नहीं लिखा। गुलजार साहब की राइटिंग हमें मालूम है, ये किसी और जज ने उन 4 जजेस में से लिखा था। उसमें उमर अता बंदयाल थे, एजाजुल एहसन थे और मुशीर आलम थे। मुशीर आलम साहब ने भी नहीं लिखा होगा, अब 2 ही जज रहते हैं, उनमें से किसी ने लिखा होगा। अब उसमें वो लिख रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस जो गुलजार हैं,
वो बिलीव कि जी जो है जस्टिस काजी फैसल शुड नॉट हियर केसेस रिलेटेड टू इमरान खान दैन प्राइम मिनिस्टर। अब ये शुड नॉट का मतलब चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन है, वो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन नहीं है। दूसरा ये है कि कानून बड़ा वाज़ेह है कि जज खुद डिसाइड करता है कि वो उसमें बैठे बायस में या नहीं है। अगर आप आज काजी फैसल पे बायस का कह रहे हैं कि कल फिर दूसरे जो हैं वो दूसरी साइड पे करेंगे। देखिए जब फुल कोर्ट बन गया है, 13 जजेस हैं, जस्टिस काजी फैसल अकेले हैं, आपने दूसरे जजेस को कन्विंस करना है। ये अगर आप समझते हैं कि जस्टिस काजी फैसल जब ये बात करेंगे, जस्टिस काजी फैसल इतने भी कमज़ोर नहीं है जितना आप समझें कि वो अकेले हैं। मेरा ख्याल है कि वो 4-5 जज ऐसे भी हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें बार में बात होती है कि वो अनकंडीशनली जस्टिस काजी फैसल के साथ हो, एक रिस्पेक्ट होती है कि जी। और फिर जब कुछ जजेस हैं जो समझते होंगे कि आपके साथ इज्जत थी, लेकिन जब आप जस्टिस काजी फैसल पे अटैक करेंगे तो वो जजेस 5 जजेस कम अज़ कम उनके साथ वो जस्टिस काजी फैसल समेत इस बेंच में साथ हों तो उनको तो 2 वोट चाहिए, वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे और रिजर्व सीट से आप महरूम हो जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फिर ऐसी ऐसी आएंगी कि मुल्क की जो है वो जो हालात बनेंगे फिर भुगतेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई की जो सियासत है, जिस तरीके से वो चीज़ों को करते हैं कि जी एग्रेसिवपन, इससे केस ख़राब होने के चांसेस हैं। देखें ये हिस्ट्री छोड़ेगी कि कौन बायस है कौन गलत है। ये हिस्ट्री में सबको मालूम है कि कौन पर्सनल है, कौन सा जज जो है वो पर्सनल है, कौन सा प्रो पीटीआई है, कौन सा एंटी पीटीआई है, कौन सा प्रो नून है, कौन सा एंटी नून है, कौन सा इस वक्त प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, कौन सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री पे छोड़ देनी चाहिए। और हिस्ट्री ने जज किया, इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में था कि पीपल्स पार्टीज़ को जो वो टारगेट कर रहे थे, तो वो अब चीज़ें हिस्ट्री में आ गई। साकिब निसार नून लीग को टारगेट कर रहे थे, हिस्ट्री बताती है कि जी वो एंटी नून थे। काजी फैसल साहब भी जो कर रहे हैं ये हिस्ट्री बताएगी, बजाय इसके कि इस टाइम पे जो भी चीज़ें हो रही हैं। खैर ये पीटीआई का तरीक़ाकार है और इसी वजह से जो इनकी तर्ज सियासत है, मेरा ख्याल है कि इसने इनको नुकसान, चाहे वो जलाओ घराओ या ये धरनों की सियासत हो या ये 9 मई, अब वो कहते हैं जी 9 मई पे जस्टिस काजी फैसल ने ये कहा जी 9 मई का ये ना होता। बात यह है कि 9 मई तो में जो भी हुआ वो आप जो है वो उसको अवॉइड कर सकते थे, जो भी जस्टिस काजी फैसल का पॉइंट ऑफ व्यू है या जो भी है। तो ये केस 2 दिन होना है, 2 दिन के बाद आप बात कर लेते। मे भी आपने प्रियम्प्ट किया है। अभी जस्टिस काजी फैसल ने कोई ऐसी बात मेरा ख्याल है इस केस में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं दी जिससे हम कहें कि जस्टिस काजी फैसल का सोच इधर है या उधर है। तो आप बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई जो है धकेल के जस्टिस काजी फैसल को मुखालिफ जा रही है। तो हर एक का मिजाज होता है। जजेस को जब आप इस तरह पर्सनल करें, अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त जो जजेस खड़े हैं इस वक्त जो पीटीआई को रिलीफ दे रहे हैं या जिनसे एस्टेब्लिशमेंट अपसेट है, वो इस वजह से नहीं है कि वो जजेस वो किसी सूरत में भी कोई पीटीआई के को ग्लोरीफाई या पीटीआई को नहीं, वो तो अपनी इंडिपेंडेंस। और जब ये याद रखें कि जब जजेस की फैमिलीज तक बात आ जाए, बच्चों तक आ जाए, फिर जजेस जो हैं वो मजबूरन फिर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फिर लड़ते हैं, अपनी बका के लिए लड़ते हैं। यही ब्लंडर जो है वो जो इस वक्त हुकूमत ने, एग्जीक्यूटिव ने, एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ जजेस की किया। ये वो जजेस हैं, इनका बैकग्राउंड देखना चाहिए कि क्या ये पीटीआई को इक़्तिदार में लाना चाह रहे थे, ये लाना चाह रहे हैं तो वो नहीं लाना चाह रहे। लेकिन ये जिस तरीके से उनको हैंडल किया गया, जिस तरीके से मई से वाक़यात आए और जो रिपोर्ट हुई हैं, चाहे जैसे मोहसिन कियानी के साथ जो कुछ हुआ, तारिक जहांगीरी के साथ क्या हुआ, जैसे बाबर सत्तार से हुआ, जैसे अतर मिन्नल्ला के साथ हुआ, जैसे मलिक शहजाद के साथ हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये इन जजेस के साथ। और ये जो जजेस इस वक्त खड़े हैं, आप ये देख लें कि ये वो जजेस हैं प्रोग्रेसिव माइंड सेट के जजेस, जिनका बैकग्राउंड पीपल्स पार्टी का रहा है। जैसे तारिक जहांगीरी जो है वो कैद काटी पीपल्स पार्टी के जाले रहे किसी दौर में। जस्टिस अतर मिन्नल्ला की जो सोच है वो प्रोग्रेसिव है, फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा करीब रही है भुट्टो साहब के, पीपल्स पार्टी वाली साइड वही सूरत हाल, वो यानी उनका जो है वो भुट्टो साहब और उनके हवाले से जो तरीक़ा का उनका एक हिस्ट्री है उस मामले में। अतर मिन्नल्ला साहब की अपना जो स्टूडेंट लाइफ में जो भुट्टो साहब के हवाले जो स्टूडेंट यूनियन में सियासत ये वो करना, वो इसके अलावा और जैसे मोहसिन अख्तर कियानी हो गए या जैसे मलिक शहजाद हैं, ये इनका जो बैकग्राउंड है पीपल्स पार्टी, तो ये कोई भी इनमें जज वो नहीं है जो ये सारे प्रोग्रेसिव सोच के जजेस जो माजी में जिनका सोच जो है वो
यानी पीपल्स यानी क्योंकि एक ही जमात थी पीपल्स पार्टी, एक राइट विंग और लेफ्ट विंग, ये उस साइड सोच के थे। कुछ जजेस जो थे इनमें से जिन्होंने लायर्स मूवमेंट में इस वजह से कि जी बड़ा कोई जो है वो मसीहा आ गया इफ्तिखार चौधरी, किसी ने पीपल्स पार्टी से रैन जुदाएँ की, मेरा ख्याल है वो गलत किया, क्योंकि जो सोच थी इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो कुछ किया सिविलियन सुप्रीमेसी की तबाही की, क्योंकि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट तो जो है वो कमज़ोर थी। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब बजाय इसके कि सियासी जमातों को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने टारगेट जो है वो किया सिविलियन लोगों को, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट एक परवान चढ़ी। तो ये एक चीज़ है कि सोचने की बात है कि ये जज हैं, इनकी बैकग्राउंड की और इनकी कोई नहीं देखता कि ये कौन है किधर हैं, और इस वजह से उनकी पे चढ़ाई की जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो जहन में रखनी चाहिए कि इनका बैकग्राउंड जजेस का ये इस मामले में। तो जैसे काजी फैसल के हवाले से जो पीटीआई अब कर रही है, तो उनको भी देखना चाहिए कि ये क्या इस सोच से, क्या वो जो अगर उनके प्रेशर डाल के वो करेंगे, मेरा ख्याल है नहीं करेंगे वो, बल्कि मज़ीद 2 कदम आगे जाएंगे। तो ये चीज़ें हर एक को देखना चाहिए कि किस जज की क्या सोच है, फिर उस हिसाब से चलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुकूमत का काम आसान करेंगी अगर ये की जाती हैं, और पहले भी की गई। और फैसल सिद्दीकी जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जी अगर ये काम करना है तो मैं फिर वकालत छोड़ देता हूँ, फिर उस वजह से पीछे अगर इतना ही आपका केस स्ट्रांग था तो आपने पेशावर हाई कोर्ट में क्यों नहीं फैसला 5 जजेस ने आपके हक में किया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ से जजेस खुद समझ रहे हैं कि जमहूरियत को थोड़ा सा ट्रैक पे लाना है, और इसके लिए ये अगर इन चीज़ों में हम पड़ गए तो फिर क्या बात तो यही है ना कि रिज़र्व सीट जो है वो मैंडेट, और वो जो 13 जनवरी में जो कुछ हुआ, असल मसला तो 13 जनवरी का फैसला है जिसने इस पूरे इलेक्शन को ख़राब किया मामले में। और जस्टिस काजी फैसल ने बज़ाहिर ये लग रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई में खुद अपने गले में की, और उन्होंने कहा जी मैं लीड करता हूँ। अब यही मसला आ रहा है कि जस्टिस काजी फैसल अगर इस मामले इस फैसले को ना करते तो फिर क्या। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जी बाकर नजफी साहब की जजमेंट को हसन रूफ साहब बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि जी वो आरओज जो हैं वो लगवाना चाह रहे थे जुडिशल साइड पे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जजेस जो डीसी थे वो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सस्पेंड किया, तो जस्टिस काजी फैसल ने वो नोटिफिकेशन दोबारा जो है वो बहाल किया, और लाहौर हाई कोर्ट का जो इंटरम आर्डर था वो सेटिसाइड किया। अब क्या मालूम है लाहौर हाई कोर्ट के क्या वो जो फैसला था, वो फैसला अगर सस्टेन रहता तो इलेक्शन टाइम पे होते 8 फरवरी को, ये चीज़ भी देखनी ज़रूरी है। तो सिर्फ देखें, हम जहाँ तनकीद होती है जैसे काजी फैसल पे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो 8 फरवरी का अगर वो उन्होंने मे बी इस इंटेंशन, लेकिन जो उनका फैसला जनवरी 13 का है उसने तबाहियाँ की, उसने उस, और वो कहते हैं जी मेरा ये नहीं था मामला। अब तो वो बात ये है कि उस वक्त चीज़ों को रेक्टिफाई कर देते। 63 डे कहते हैं जी पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं ये पीटीआई के साथ ही होंगे, इसके सिर्फ सिंबल नहीं मिलेगा लेकिन बाकी जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो मिलेंगे। वो एक कंटेस्टेड पार्टी होगी, उनको रिजर्व सीटें भी मिलेंगी, उनको जो है वो उन पर 63 डे अप्लाई होगा, कि कोई छोड़ के लॉयल्टी जाएगा तो उस पर 63 डे अप्लाई होगा। ये सारी चीज़ें हो जाती तो फिर इफेक्ट ख़त्म होता और क्रिटिसिज्म ना होता। तो अब देखते हैं कि जैसे काजी फैसल किस तरफ चलते हैं। अगर जैसे काजी फैसल एक तरफ समझ गए कि इस तरफ पोजीशन लेनी है, तो क्या उनके साथ मेरा ख्याल है कि दूसरे जजेस को भी अपना सोच देखनी होगी, अपने हर एक इंडिपेंडेंटली देखना होगा। ज़िंदगी में कोई 1-2 ही केसेस ऐसे आते हैं जहाँ मुल्क की तकदीर और जमहूरियत के फ़ैसले होते हैं, उसके साथ जमहूरियत जुड़ी होती है। तो ये ऐसे फैसले अगर अपने कैरियर से और इन चीज़ों में ये देखना है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, ट्रैक पे जमहूरियत पे लाना है, और प्रेसिडेंट क्या सेट हो रही हैं, इन चीज़ों को ख़ात्मा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें होंगी तो बेहतर होगा, अदरवाइज़ बड़ी तबाही होगी। बाकी टेक्निकलिटीज़ में आए और जो भी, तो जैसे मुनीर का फ़ैसला आप देख सकते हैं, उसने किताब भी लिखी, बड़ा जस्टिफाई किया, लेकिन नहीं लोगों ने माना। तो अगर इस तरह का फ़ैसला करेंगे तो फिर ये भी होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर जुडिशरी ने करवानी है, अपने 2-2 साल बढ़वाने हैं, बिल्कुल बढ़वाएं, हर जज के बढ़ने चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यूनैनिमस होनी चाहिए, पीटीआई भी हो, ताकि कोई ऐसी उंगली ना उठाए। अगर फॉर्म 47 की बुनियाद पे ये जो भी सूरत हाल है उस बुनियाद पे अगर इस तरह की होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो जजेस की मॉरल अथॉरिटी क्या हो जाएगी। मैं तो समझता हूँ कि इन जजेस को सबसे पहले आके कह देना चाहिए कि हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बेनिफिशरी नहीं होंगे, ये बात भी होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। जैसे काजी फैसल को भी मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों में नहीं, उनको अपनी हिस्ट्री में देखना चाहिए कि वो हिस्ट्री उनको कैसे जज करेगी, हिस्ट्री कैसे जज करेगी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सियासी जमात के आप ये नहीं है कि उनकी तर्ज सियासत को आप अगर किसी पार्टी के हक़ में फैसला आ जाता है तो आप उसकी तर्ज या उसकी इसकी बात करते हैं तो आप समझते हैं कि उसकी तर्ज सियासत को सपोर्ट कर रहे हैं। तर्ज सियासत की मुखालफत अलग बात है, लेकिन लोगों की राय है उसका एहतराम बड़ा ज़रूरी है।
वो गलत होंगे लोग तो लोग खुद भुगतेंगे, बजाय इसके कि हम अगर यही काम जो है डिक्टेटर करते थे कि जी लोग फिर इन चोरों, आपको पता होगा कि आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार, ये लोग, आसिफ सईद खोसा साहब को मैंने खुद सुना, वो इन कि जी ये अगर ये ना करें तो जो हालात हैं हम ना करें तो फिर क्या होगा, हमें करना पड़ता है, वो समझो कहते थे ये करप्ट हैं, वो जजेस जो हैं कि जी पीपल्स पार्टी नून वाले ये करप्ट हैं और पीटीआई बड़ी नीट एंड क्लीन है, ये जज तो फैसला नहीं कर सकते। अब अगर आप कहें कि जी पीटीआई वाले फितने हैं और इनके लिए पीपल्स पार्टी और नून ठीक है या दूसरी जमात ठीक है, पीटीआई ने तबाही कर देनी है, बिल्कुल तबाही कर देनी होगी या करेंगे, लेकिन लोगों की जो राय है उसका एहतराम बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई जज अपनी राय लोगों की राय पे थोपेगा तो उसका बड़ा नुकसान होगा। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।